हेलो एवरीवन, पीकेबी रीड 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी का। ये हमारा दूसरा मॉक है और ये वैसे हमारे सीरीज का मॉक नंबर 23 है। ये प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस लिए गए हैं ताकि आपको मैथ्स पेडागोजी की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। बच्चों, गणित शिक्षण विधियां और गणित से रिलेटेड, उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि गणित की क्या अवधारणा है, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहले क्वेश्चंस आए हैं ये एपी टेट 2017 लेवल 1 के। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम इन ओबीबी मैथ्स किट। अब ओबीबी क्या है? ओबीबी है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि 1987 में लॉन्च किया गया था। हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी 1986, उसके बाद ओबीबी को लॉन्च किया गया, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को, जिसका मेन मकसद ये था कि कम से कम मिनिमम और क्रूशियल फैसिलिटीज सारे प्राइमरी स्कूलों में उपलब्ध होनी चाहिए, कि ये सब तो मिनिमम है, ये तो होना ही चाहिए। इसके अंदर कहा गया कि हर स्कूल में एक मैथ्स किट भी होनी चाहिए और उस मैथ्स किट में क्या क्या होना चाहिए? उसमें होने चाहिए भाई डोमिनोज, ठीक है, क्रूजेरियन स्ट्रिप्स होनी चाहिए, नेपियर स्ट्रिप्स होने चाहिए, सॉलिड यानी ठोस होने चाहिए, वो 5 प्रकार के होने चाहिए, स्फेयर, गोला, सिलेंडर, बेलन, क्यूब, क्यूबॉइड और कोन, ऐसी इनकी वुड की या प्लास्टिक की ऐसी इनकी शेप वाले ये मटेरियल होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्क होनी चाहिए, क्यूबिक रोड्स होने चाहिए और स्पाइक एबेकस होना चाहिए। थोड़ा ये पुराना 87 में लॉन्च हुआ तो उससे रिलेटेड मैथ्स किट और क्या मटेरियल होना चाहिए वैसा क्वेश्चन है, मगर हमें इस तरीके से मैथ्स किट के डिफरेंट क्या क्या कंपोनेंट्स है वो तो जानने को मिले ही ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाई जियो बोर्ड। जियो बोर्ड की इसमें बात नहीं की गई। जियो बोर्ड क्या होता है? एक हमारा लकड़ी का वो होता है, उस पे फ्रेम होता है, उसके ऊपर कीलें गड़ी हुई होती हैं और उन कीलों को जोड़ते हुए आप जो डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, उससे बनाने वाली चीज को जियो बोर्ड कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक जियो बोर्ड है। जियो बोर्ड एक मैथमेटिकल मैनिपुलेटिव है, यानी कि जिसे मैनिपुलेट करके आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट प्लेन ज्योमेट्री के सीख सकते हैं, जैसे कि पेरीमीटर निकालना, एरिया, क्षेत्रफल निकालना, ट्राइंगल, त्रिभुजों की क्या क्या विशेषताएं होती है। आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं, तीनों एक भुजाओं एक जैसा वाला, आइसोसेलेस, और आप अलग अदर पॉलीगन्स भी बना सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में देखिए, आपने स्क्वायर बना दिया, आपने पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, आपने ये कई भुजाओं वाले आप रेगुलर पॉलीगन्स आप इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है जियो बोर्ड, और इस किट के अंदर जियो बोर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। और बाकी क्या क्या होते हैं ये डोमिनोज, क्यूजेरियन स्ट्रिप्स वगैरह, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये होता है भाई हमारा नेपियर स्ट्रिप्स। ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना आप इसमें, ये वाला, इसके अंदर क्या लिखा होता है भाई? ऊपर जो होता है ना वो 0 से 9 तक अंक लिख दिए जाते हैं, ठीक है, और नीचे की ओर लिखे जाते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर हर एक को ऐसे, एक स्क्वायर को ऐसे डायगोनली कट कर दिया जाता है और 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। और फिर जैसे कि हमने 2 को 1 से गुना किया, और जो भी हम गुना करके लिखते हैं, 1s प्लेस को हम नीचे लिख देते हैं और 10s प्लेस को ऊपर लिख देते हैं। जैसे 2 को 1 से गुना किया, 2 नीचे आ गया। इस स्क्वायर को आपने डायगोनली कट किया और नीचे वाले पोर्शन में आपने यूनिट्स प्लेस लिख दिया। अब जैसे कि आप ये देखिए, 7 को हम गुना करेंगे यहाँ पे 2 से, तो क्या आएगा? 14। तो हमने 4 जो है वो जो स्क्वायर था उसमें हमने डायगोनली कट किया और 4 को नीचे लिख दिया और 1 यानी 10s प्लेस को ऊपर लिख दिया। इस तरीके से हम इसको बना देते हैं। इसके बाद अगर हमें गुना करना होता है, आप देखिए, अगर हम देखें, हमें गुना करना है 3 को 9 से। अब 3 को 9 से गणना है हमें, यहाँ पे देखिए 3 और 9 हमने ये सेलेक्ट कर लिया और 3 को 9 से किया, तो हम इस नेपियर स्ट्रिप में बता सकते हैं कि आंसर जो होगा 27 होगा। अब ये तो हमारा सिंगल, यानी कि हमने 1 डिजिट को गुना किया। अब जो है हम बड़े डिजिट को भी गुना कर सकते हैं। आप देखिए, हमने 3 को 9 से गुना किया, 27 आ गया, ठीक है, और 4 को हमने 9 से गुना किया तो क्या आएगा? 36। अब हम देखना चाहते हैं कि हमें 34 को 9 से गुना करना है, तो हम पहले देखेंगे 3 को 9 से गुना किया तो आ गया, देखिए यहाँ पे 27, और 4 को 9 से गुना तो यहाँ आ गया 36, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे है ना, एक एक डायगोनल को एक एक बारी में ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया 6 और 7 और 3 हो गया 10, तो 0 यहाँ आ गया, 1 हाथ से लग गया, और 2 और 1 आ गया 3।
306। इस तरीके से नेपियर स्ट्रिप से जो है बच्चों को गुणा सिखाई जाती है। ठीक है, ऐसे हम डायगनली ऐड, एरो वाइज ऐड करते हैं और उससे ये हो जाता है। इसके बाद ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ना, ये है हमारी क्रूजेरियन स्ट्रिप्स। इसके अंदर बेटा क्या किया जाता है, आप जो होता है ना 1 बाय 1 के, जैसे व्हाइट कलर में यहाँ पे दिखा रखे हैं ना, ये 1 बाय 1 की हमारी स्ट्रिप्स है, इनको लेंथ नापने के लिए। और जैसे बच्चे को कहा जाए ये छोटे छोटे 1 into 1 है ना, इनको जब ये 10 इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो आप एक ऑरेंज वाली से इसे चेंज कर सकते हो। ये 1 10s है, तो 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 10s। ये वाला कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू का, उसको यूज करने के लिए क्रूजेरियन स्ट्रिप्स यूज की जाती है। वैसे एक बात ये है कि जो इनके मैन्युफैक्चरिंग वाले जो इन्हें बनाते हैं ना, वो इसी तरीके से रखते हैं। इसे देखो, ये 1 1 वाला है ना, यानी 1 सेंटीमीटर का, ये व्हाइट कलर का होता है। ये रेड वाले हैं ना, ये 2 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, ग्रीन वाले 3 सेंटीमीटर के हैं, 4 वाले पिंक वाले 4 सेंटीमीटर के, येलो वाले 5 सेंटीमीटर के, यानी 2 5 5 सेंटीमीटर की को आप यूज करके एक ऑरेंज वाली 10 सेंटीमीटर वाली से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये बच्चे को सिखाने के लिए यूज की जाती है। ये है क्रूजेरियन स्ट्रिप्स। ये जो है भाई, ये पिक्चर में ये है फ्रैक्शनल डिस्क। फ्रैक्शनल डिस्क के अंदर हमारे भिन्न भिन्न, जैसे कि ये हमारा हो गया ये 1, और इसके अब हम पार्ट्स कर दें तो ये हो गए हमारे 1/4 1/4, और इस तरीके से 1/10 पार्ट्स, ऐसे कैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रैक्शनल डिस्क को काफी यूज किया जाता है। क्योंकि भिन्न जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तीसरी चौथी में बच्चों को वो आ जाता है और उन्हें हमें सिखाना होता है, तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्क यूज की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्क टीचर जो है वो कटआउट से खुद भी बना सकती है, इसे बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये जो है ना, ये पिक्चर में ये दिख रहा है, ये है डोमिनोज कार्ड्स। अब डोमिनोज क्या होते हैं, डोमिनोज ये होते हैं, देखिए जैसे कि ये कार्ड है, इसमें ये एक में आ गया ये 6 बिंदु और ये हो गया 0। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, ये काला काला है, तो ये हो गया हमारा 6 0। अब यहाँ पे क्या है, 6 और 1, ये क्या है 6 और 2, ये है 6 और 3, ये है 6 और 4, ये है 6 और 5, ये है 6 और 6। इस तरीके से इकट्ठे दे दे के बच्चों को काउंटिंग करके एडिशन के लिए इन्हें यूज किया जाता है। जैसे बच्चा जो है, अगर मान लीजिए इस वाले कार्ड को दे दिया जाए, तो बच्चा जो है गिनेगा कि 1 2 3 4 और आंसर लिख देगा 4। अब ये मैंने आपको बताया, ये 6 से लेकर 6 तक ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए, ये 6 हो गए, ये 5 हो गए, ये 4 हो गए, ये 3 हो गए, ये 2 हो गए और ये 1 हो गए। तो अब हमारा एक 6/6 जो हमारा डबल 6 होता है, उसमें हमारे 28 पीस हो सकते हैं। आप इसे ऐड करके देख सकते हैं, 7 6 5 4 3 2 1 को आप जब ऐड करेंगे तो हमारे 28 पीसीज आ जाएंगे। तो इस तरीके का ज्यादातर वेस्टर्न सेट जो होता है उसके अंदर तो हमारा 6/6 वाला ले लेते हैं, यानी कि एक तरफ 6 और एक हो गया नील, एक तरफ 6 1 6 2 6 3, ऐसे ही यहाँ पे हमारा 5 0 वाले को लिया जाता है, क्योंकि इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है कि अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है, तो उसको जब ऐड कुछ नहीं ऐड किसी चीज में किया जाएगा तो वही चीज आ जाती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे देखिए इसको शेडेड यानी कि डार्क ही रखा जाता है, ये 0 को शो कर। तो ये होते हैं हमारे डोमिनोज कार्ड। जो हमारी ओबीबी किट थी जो क्वेश्चन में दी गई थी, उसमें कहा गया था कि डोमिनोज कार्ड भी होनी चाहिए, फ्रैक्शनल डिस्क भी होनी चाहिए, क्रूजेरियन स्ट्रिप्स भी होनी चाहिए और नेपियर स्ट्रिप्स भी होनी चाहिए। इस तरीके के मटेरियल से बच्चा जो है वो गणित के कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरह समझ सकता है, उसकी अवधारणा जो है और कॉन्सेप्ट्स की स्ट्रांग हो सकती है, तो इसलिए इन्हें यूज करना चाहिए। अब ये देखिए, अ स्पेसिफिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी ग्रहता से संबंधित स्पष्टीकरण क्या है। अब आपको याद हो कि ब्लूम ने एक टेक्सोनोमी दी थी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के तहत, जिसमें हमारा रिकॉल जो है ना, वो तो हमारा नॉलेज ऑब्जेक्टिव के तहत आता है, जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है ना, उसका मतलब है कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि आप जो है अपने शब्दों में किसी चीज को बता पा रहे हो। तो जब आप किसी चीज को इलस्ट्रेट करते हो यानी कि स्व उदाहरण देते हो, तो वो आपकी समझ को, अंडरस्टैंडिंग को, ग्राह्यता को शो करता है, वही इसका आंसर। आप एप्रोप्रिएट टूल सेलेक्ट कर रहे हो, भाई ये तो आता है हमारा एप्लीकेशन के तहत, जो हमारा तीसरा स्टेप है, यानी कि आप अप्लाई कर रहे हो अपनी नॉलेज को और जनरलाइजेशन को नए सिचुएशन में, तो ये नहीं आएगा। एनालिसिस यानी कि चीजों को तोड़कर उनको देखना, उसको ब्रेक करके पार्ट में देखना, ये तो हमारा 4 दिख ही रहा है, तो ये भी नहीं है। हमें 2 वाला बताना था जो कि हमारा इलस्ट्रेट में आ जाता है।
इसके देखिए 5 होते हैं। पहला होता है नॉलेज, सबसे नीचे। दूसरा होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, या फिर जिसको हम अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा एप्लीकेशन, यानी अप्लाई करके देखना। चौथा एनालिसिस, चीजों को तोड़ कर देखना। पांचवा सिंथेसिस, चीजों को जोड़कर देखना। और छठा इवेल्युएशन, नई जजमेंट बनाना एक गिवन क्राइटेरिया को लेकर। इन सब से जुड़े हुए हमारे एसोसिएटेड एक्शन वर्ब्स होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और इस टेबल को आप कई बार पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो ये आपको जो वर्ब्स हैं ये आपको थोड़ी ज्यादा याद रहेंगी, और आप अच्छी तरह से, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है, ये एक्शन वर्ब दे देंगे, एक सेंटेंस दे देंगे और बताएंगे ये कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है, नॉलेज से, कॉम्प्रिहेंशन से। जैसे कि कह दिया कि क्रिटिसाइज करना, ठीक है, आप क्रिटिसाइज करना, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। तो एग्जाम्पल तहत समझकर इस टेबल को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ज्यादा समझ में। संख्या, राशि और मापनों का विज्ञान ही गणित है, यह कथन किसका है? भाई यह कथन जो था ना, ये बेल ने कहा, यही इसका आंसर है। ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जो कि किसी ने कही होती है, तो आप उसको थोड़ा याद कर सकते हैं कि नंबर से, क्वांटिटी से और मेजरमेंट से, तो ये बेल की स्टेटमेंट है। निम्न में कृत्याधार शिक्षण विधि का सूत्र यह नहीं है। अब कृत्याधार, ये बड़ा मुश्किल सा शब्द दे दिया। आप एक्टिविटी मेथड देखिए, यानी कि जिसमें बच्चा एक्टिव है, खुद करके देख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। तो इसका पहला है प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्टिविटीज डिजाइन्ड बाय द टीचर, ठीक है। आप जो है टीचर जो है उसे एक्टिविटी डिजाइन करके दे रही है, हाँ ये तो होता है, तो ये हो सकता है। डेवलपिंग लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंट, यानी क्रियाएं करके, खोज करके, प्रयोग करके, खुद से करके करना, तो ये तो एक्टिविटी मेथड है। हमें बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। डेवलपिंग इंडिविजुअल, ग्रुप, होल क्लास वर्क, अब इसके तहत जो है आप एकल काम कर सकते हैं, ग्रुप में काम कर सकते हैं, सब मिलकर काम कर सकते हैं एक्टिविटी में। मतलब आप पैसिव नहीं है, आप सिर्फ सुनने नहीं जा रहे, आप खुद भी कुछ कर रहे हैं, तो वो एक्टिव होता है, तो ये तो है। एनकरेज करना, सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए, ये एक्टिविटी मेथड नहीं करता। सेग्रीगेशन की, किसी को ज्यादा प्रेफरेंस देने की, ऐसी कोई बात नहीं होती। एक्टिविटी मेथड है, यानी कि सब एक्टिव रहो, यानी सब आप जो है लर्निंग के प्रोसेस का भाग बनो। सिर्फ इंटेलिजेंट को भाग बनने की ऐसी कोई बात नहीं है, तो यही इसका आंसर है। एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, अब भाई ये देखना है कि हमारे वैकल्पिक प्रतिक्रिया के प्रश्न क्या होते हैं। वैकल्पिक प्रतिक्रिया के जो प्रश्न होते हैं ना, वो होते हैं एक हमारी डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट, एक चीज बोलती, ठीक है, इंडिया की राजधानी दिल्ली है। अब बच्चा जो है वह तो ट्रू कहेगा या फॉल्स कहेगा, यस कहेगा या नो कहेगा, राइट कहेगा, रॉन्ग कहेगा, करेक्ट कहेगा, इनकरेक्ट करेगा। और कई स्टेटमेंट ऐसी होती है जिनसे जो आप जो जैसे ऐसे होती है कि मुझे फूल पसंद है, तो आप कहेंगे एग्री और डिसएग्री। आप एग्री भी कर, मुझे गुलाब का फूल पसंद है, तो आप एग्री कर जाएंगे हाँ पसंद है, और डिसएग्री कर जाएंगे नहीं पसंद है। तो आपने दो में से एक चीज को तो चुना ना, तो उससे क्या आई, दो में से एक चीज को चुना, तो उससे ऑब्जेक्टिविटी आई, यानी वस्तुनिष्ठ हो गए। या और इस तरीके से आपने बड़े बड़े सेंटेंस, अपनी प्रतिक्रिया, अपने मनोभाव, वो सब नहीं दर्शाए, आपने हाँ या ना उन दोनों में से चुन लिया। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी को ज्यादा पोजेस करते हैं, यही इसका आंसर है। मेजर्स द एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई द करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, और इसे ये भी अगर जब दिए जाते हैं, जैसे ये था कि दिल्ली भारत की राजधानी है, अगर कोई बच्चा नो बोल देता है तो उससे पता चल जाएगा कि उसको उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, और बच्चे को कितनी आती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, सिंपल लर्निंग आउटकम्स, इससे आप मेजर कर सकते हो। इसमें कोई फ्रीडम नहीं होती राइट करने की आंसर। भाई ये तो बात है कि इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती, मगर ये इसका अपने आप में एडवांटेज भी तो है। इससे स्कोरिंग कितनी अच्छी हो जाती है कि ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन दे दिए, ट्रू फॉल्स जो भी होगा तो आप उनमें से एक चुन लेंगे, और आपका जो है अगर वो कॉन्सेप्ट से मैच करता है तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स, यही तो आपके एमसीक्यूज में आते हैं। आपके एमसीक्यूज में क्या होता है, 4 ऑप्शन आ गए और उनमें से आपने एक सेलेक्ट करना है, और जो सेलेक्ट आपके अगर सही है तो आपका जो है वो आंसर की से मैच करते हैं, और जिसके ज्यादा सही होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो उससे क्या आती है, ऑब्जेक्टिविटी आती है। उसे ये नहीं होता कि मैंने दिया तो मेरे साथ इसलिए पक्षपात हुआ कि मैं लड़की हूं, या फिर इस तरीके से लेकर सब्जेक्टिविटी तो आई नहीं ना। आपको, लड़के को, लड़की को, किसी को भी, सबको एक ही जैसा पेपर तो मिला, तो इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है।
तो ये इसका आंसर नहीं है। मच अपॉर्चुनिटी फॉर गेसिंग द आंसर। हाँ, इसके अंदर एक ये डिसएडवांटेज है कि आप गेस भी कर सकते हो, मगर क्वेश्चन में तो हमें एडवांटेज बताना है, तो ये इसका आंसर नहीं है। यूजफुल टू टेस्ट द ऑब्जेक्टिव नॉलेज ओनली, सिर्फ ज्ञानात्मक लक्ष्यों की परीक्षा के लिए नहीं होता है। ये जो है इसके अंदर तो आप और भी चीजों को चेक कर रहे हैं ना, तो ये जो है ऑब्जेक्टिविटी को, ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है। देखिए कि आप सिर्फ नॉलेज ऑब्जेक्टिव को टेस्ट कर रहे हैं, हमें तो एडवांटेज बताना है, यानी हमें पॉजिटिव बात बतानी है, तो वो तो ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होगी, तो वो है हमारा फोर्थ पॉइंट। द आइटम टू विच मैक्सिमम पॉइंट्स आर अलॉटेड इन हंटर स्कोर कार्ड। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी कुछ जानने को मिला इसे पढ़ के। हंटर जो थे ना, जॉर्ज हंटर, उन्होंने एक स्कोर कार्ड दिया था किसी भी बुक को इवेलुएट करने के लिए, यानी पता करने के लिए ये किताब कितनी बढ़िया है। तो स्कोर कार्ड्स और चेकलिस्ट आर यूज टू इवेलुएट एंड सेलेक्ट अ सुटेबल टेक्स्ट बुक। किसी कोर्स के लिए आप कैसे चुनेंगे, उसके लिए उसने एक स्कोर कार्ड दिया था जो कहलाता है हमारा हंटर स्कोर कार्ड। उसने दिए थे 1000 पॉइंट्स टोटल थे, ठीक है। और उस पॉइंट्स में उसने दिया था कि सबसे पहले होता है कि एजुकेशनल रैंक ऑफ द ऑथर, यानी ऑथर जो है, जो किताब लिखने वाला है, उसने खुद कितनी पढ़ाई कर रखी है। क्या वो सिर्फ जो है 12th पास कोई किताब लिख रहा है, या फिर खुद उसने पीएचडी कर रही है, तो उसका जो एजुकेशनल रैंक है, उसकी खुद की शिक्षा कितनी रही है, उसके नंबर दिए जाएंगे भाई 50, ठीक है। इसके बाद मैकेनिकल मेकअप एंड कॉस्ट, यानी कि किताब कैसे दिख रही है, कैसे मटेरियल किया और उसकी कुल मूल्य क्या है, उसके नंबर दिए जाएंगे 100, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स किस चीज को दिए गए हैं, वो दिए गए हैं साइकोलॉजिकल साउंडनेस, यानी कि किताब जो है अपने आप में मनोवैज्ञानिक सूत्रों को ले रही है या नहीं, उसके 300 पॉइंट्स है। फिर उसके बाद आता है चौथे नंबर पे 250 पॉइंट सब्जेक्ट मैटर, यानी जिस टॉपिक को लेकर बनाई गई है उस कंटेंट को वो कवर कर रही है या नहीं, उसके 250 पॉइंट्स। लिटरली स्टाइल, यानी किस तरीके से लिखी गई है, उसके 110 पॉइंट। लर्निंग एक्सरसाइज, यानी कि चैप्टर के बाद क्या क्या एक्सरसाइज दी गई हैं, तो वो कह रहे उसके दिए जाते हैं 140 पॉइंट। और टीचर्स की मदद के लिए क्या कोई पीछे जो है बता रखी है, एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा दे रखी है, या टीचर को क्या बता रखा है कि ये एक्टिविटी ऐसे ऐसे करवाओ, तो उसके दिए गए 50 पॉइंट। तो कुल मिला के 1000 पॉइंट्स एक किताब के दिए जाते हैं। और अगर वो किताब जो है हाई स्कोर करती है, तो फिर उसको टेक्स्ट बुक की तरह यूज करने के लिए कहा जाता है कि आप उसे एक पाठ्यक्रम में एक किताब की तरह यूज कर सकते हो। यानी एनसीईआरटी की बुक जो है, अगर आप मान लीजिए अगर आप उसे टेक्स्ट बुक की तरह यूज कर रहे हो, तो वो इन सारे 7 मापदंडों पे बहुत अच्छे मार्क्स लाई होगी जॉर्ज हंटर की रिकमेंडेशन पे, तो ही वो टेक्स्ट बुक लगी है। साइकोलॉजिकल साउंडनेस का मतलब ये है कि जिस बच्चे के लिए, जिस स्तर का जो बच्चा है, उसके लिए जो आप किताब बना रहे हो, तो वो कंटेंट मैटर साइकोलॉजिकली साउंड है, यानी उसकी सोच पे आप जिस बच्चे को, आप ऐसा तो नहीं आप दूसरे के बच्चे को आप अलजेब्रा सिखाने लग जाओगे, तो वो तो कोई साइकोलॉजिकल साउंडनेस नहीं हुई। साइकोलॉजिकल साउंडनेस है कि आप दूसरे के बच्चे की जैसे उसका चिंतन है, कैसी उसकी सोच है, और कैसी कैसी गतिविधि और कैसा कैसा उसका परिवेश है, उससे रिलेटेड आप जो है उस तरीके का सामान उस किताब के अंदर है या नहीं, तो उसको देख रहे हो। तो सबसे ज्यादा पॉइंट आपने देखा लिटरली स्टाइल के जो थे भाई, वो तो 110 पॉइंट है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के आपने देखा 300 पॉइंट है। एक्सरसाइज जो थी उनके सिर्फ 140 पॉइंट है। और फिजिकल फॉर्म, यानी कि कैसी वो दिखती है, उसके 100 पॉइंट है। तो सबसे ज्यादा पॉइंट है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के, ठीक है, 300, तो यही इसका। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट मैटर के 250। अब ये क्वेश्चन आएंगे त्रिपुरा टेट 2017 लेवल 2 के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स आर देयर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन जो है, यानी कि दो चीजों के बीच में संबंध, जो कि आर से दिखाई दिया जाता है, जो कि -1 से +1 तक चलता है। यानी कि दो चीजें जो आपस में, एक बढ़ती है और एक घटती है, एक घटती है और दूसरी बढ़ती है, यानी कि जो इनवर्स रिलेशन होता है वो दिखाता है -1, और प्लस जो है वो हमारा डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है। मतलब एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ी, एक चीज घटी तो दूसरी चीज भी घटी, और 0 इसके बीच में आता है जो कि दिखाता है हमारा नो कोरिलेशन, यानी कि दो चीजों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। ये तो इसकी हो गई रेंज। अब पूछा गया है कि हमारे मैथ्स के अंदर कौन से 4 कोरिलेशन है। स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथ्स के अंदर माना गया है कि 4 टाइप ऑफ कोरिलेशन है। एक है पियर्सन का कोरिलेशन, इनके भाई फॉर्मूले होते हैं पर्टिकुलरली, यहाँ पे मैं आपको वो तो नहीं बता पाऊंगी, मगर मैं उनके नाम जरूर बता देती हूँ कि कौन से हैं। पियर्सन कोरिलेशन, कैंडल रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन कोरिलेशन, पॉइंट बिसरल कोरिलेशन।
इनको काफी यूज किया जाता है। अगर आप हाई लेवल पे आप जो है एमफिल या फिर एमएड में रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उनके अंदर ये सारी इनकी डीप एक्सप्लेनेशन होती है कि कैसे इन कोरिलेशन को यूज करते हुए दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है कि वो आपस में जुड़ी हुई है या नहीं है। ये 4 टाइप के कोरिलेशन है, इनके बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, उसकी यहाँ पे इतनी आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस इनके नाम देख सकते हैं कि पियर्सन, कैंडल रैंक, स्पीयरमैन और पॉइंट विसरल। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 4। 5वां रूल गणित का क्या है? 5वां रूल गणित का ये है भाई, द रूल फॉर एप्लीकेशन ऑफ जनरल नॉलेज, कि आप जो है अप्लाई कर पाए उस तरीके का कोई 5वां रूल है। आंसर की में यही दिया गया, मुझे इसकी खास ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिली क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये चार तो रूल हैं, मगर ये 5वां रूल शायद एप्लीकेशन का होगा कहीं। आपको कोई एक्सप्लेनेशन मिले तो आप मुझे भी बताना। 9वां क्वेश्चन, द मेथड फॉर प्रोग्रेसिव और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो आज की प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं जो कि जॉन डुई की चीजों पे आधारित है, यानी कि बच्चा जो है वो अंतर क्रियाओं से कर रहा है, यानी कि बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग से कर रहा है। तो ये इस तरीके की बात क्या कहती है? वो बात कहती है कि बच्चे की चाइल्ड सेंट्रिक मेथड होनी चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है। बच्चा जो है वो पैसिव नहीं है, बच्चा जो है वो एक्टिव है, खुद करके सीख रहा है। तो ये इसलिए इसका आंसर ए है। सेल्फ लर्निंग के अंदर नहीं होगा क्योंकि सेल्फ लर्निंग जो होती है ना वो तो आप स्किनर की जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थी ना उसके अंदर भी होती है। सेल्फ कि आपको एक दिया गया प्रोग्राम आप खुद करके गलती है तो आपने फिर दोबारा प्रोग्राम पे जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो सेल्फ लर्निंग उसमें भी आ जाती है। बाल केंद्रित का मतलब है कि आप बालक जो है वो फोकस है और टीचर जो है वो उसके लिए अरेंज कर रही है सारी एजुकेशन उसकी मनस्थिति को देखकर, उसकी मानसिक कॉग्निटिव लेवल को देखकर, तो वो कहलाती है हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सेल्फ लर्निंग नहीं हो सकती। टीचर सेंट्रिक तो भैया आउट ऑफ डेट कॉन्सेप्ट है, उसको तो लगाना ही मत, और नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं है। द फाउंडर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग, अब हमारी योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड, उसके फाउंडर कौन थे? अभी जैसे मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव एजुकेशन की भी जिसने बात की उन्हीं ने हमारी प्रोजेक्ट मेथड की बात की थी और जिसको उन्हीं के शिष्य ने फिर इन्हें अच्छी तरह डेवलप किया था। तो भाई इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग शिक्षा शास्त्री जॉन डुई, ये अमेरिका के थे, और ये प्रैग्मेटिज्म, एक इजम्स होते हैं भाई उसके अंदर फिलॉसफी के अंदर, जिसमें प्रैग्मेटिज्म है जो कि एक ऐसी विचारधारा है, यानी करके देखना, नयापन और चीजों में लगे रहना। तो वो एक विचारधारा प्रैग्मेटिस्ट थॉट के जॉन डुई थे और उनके एक अनुयायी थे, यानी उनके एक स्टूडेंट थे किलापिट्रिक। इन्होंने प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री थे और इन्होंने योजना विधि जो है वो यानी प्रोजेक्ट मेथड को डिस्कवर किया था। उनके अनुसार शिक्षा संप्रयोजन होनी चाहिए, यानी पर्पसफुल होनी चाहिए, तथा अनुभवों द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए, यानी अनुभव, एक्सपीरियंस, करके देखना, लर्निंग बाय डूइंग, उनको जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। योजना विधि के क्या सिद्धांत है? प्रोजेक्ट मेथड के अंदर आखिर आप करते क्या है? समस्या उत्पन्न करना, कोई समस्या उत्पन्न करते हैं, फिर उससे रिलेटेड कार्य चुनते हैं, फिर योजना बनाते हैं, योजना को कार्यान्वयन करते हैं यानी अप्लाई करते हैं, फिर कार्य का निर्णय लेते हैं और फिर कार्य का लेखा जोखा लिखते हैं। ठीक है, यानी बताते हैं कि कार्य में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब योजना विधि के क्या गुण हैं, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, एडवांटेजेस। बालकों में निरीक्षण, तर्क करना, सोचने और सहज रूप से किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है, क्योंकि बच्चा जो है वो एक्टिवली एंगेज होता है प्रोजेक्ट मेथड के अंदर। क्रियात्मकता यानी एक्टिविटी और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, दोनों शक्तियों का विकास होता है इसके अंदर। अब योजना मेथड का एक दोष भी है, यानी प्रोजेक्ट मेथड का दोष भी है, इसे सभी पाठों को नहीं पढ़ाया जा सकता। आप अब हर चीज के लिए प्रोजेक्ट तो नहीं दे सकते ना कि बच्चा जो है उस चीजों को डिस्कवर कर रहा है, और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, तो इसलिए हम सी आंसर लगा देंगे। वैसे किलापेट्रिक होता तो और भी फोकस्ड आंसर होता, मगर सी से भी काम चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैश द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथ्स इज, अब मैश थे एक हमारे गणितज्ञ, उन्होंने कहा कि हमारा गणित है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उन्होंने कहा था कि गणित क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंसाइज थिंकिंग, यानी आप बिल्कुल सोच समझकर पिन पॉइंटेड चिंतन जो करते हो ना, वही एक गणित का कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर कोई मैथमेटिशियन या फिर साइकोलॉजिस्ट या फिर फिलोसोफर या फिर गणित से जुड़ा हुआ अपने विषय को लेकर जो है ना वो कुछ स्टेटमेंट्स देता है, तो फिर उन्हीं स्टेटमेंट्स को जब
आपके एग्जाम में आता है तो आप कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि इसने इसके बारे में क्या कहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस का यही है जो देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे बैकन का, और मतलब उन स्टेटमेंट्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको देख के आप थोड़ा अंदाजा लगा के कर सकते हो। इतनी सारी डेफिनेशंस याद करना, रट्टा नहीं मारा जा सकता। हम बस रिपीट करते रहेंगे, देखते रहेंगे, नजरों के आगे से घुमाते रहेंगे, तो आपको अगर एग्जाम में आ भी जाएगा तो थोड़ा अंदाजा बेटर हो जाएगा। और क्या पता आपको कुछ बात क्लिक कर जाए उस टाइम, कोई एक्सप्लेनेशन, और आपका आंसर भी सही हो जाए। इतना ज्यादा एक एक डेफिनेशन को रटना, किसने क्या दिया, किसने क्या दिया, इतना नहीं हो सकता। चीजों को सरसरी नजर से मोटे तौर पर देखिए इस वाले टर्म्स को। तो एक्सपैंड थिंकिंग, डेवलप सिविलाइजेशन, ऐसी कोई बात नहीं करी उन्होंने। कंसाइज थिंकिंग, पिन पॉइंटेड चिंतन की बात की। देखिए ये वाली बहुत ज्यादा आती है डेफिनेशन। मैथमेटिक जो है वो एक तरीके का हमारा गेट है और एक तरीके की हमारी चाबी है। वैसे बड़ी बेकार चाबी बनाई मैंने, तो भाई ये रोजर बैकन ने कहा था, ये बहुत बार आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैकन से आप ये याद कर लीजिएगा, जैसे कि हमारे ओलंपियन होते हैं तो वो एक बैकन मशाल लेके चलते हैं ना, तो वही मशाल गेट में से और चाबी लगा रहे हैं साइंस की। तो ऐसे कुछ निमोनिक बनाकर आप याद रख सकते हैं। तो ये जो है मैथमेटिक्स गेट है और की है सभी साइंसेस का, कब सभी विज्ञान का। तो इसकी बात जो है बैकन ने की। अब है हमारा आंध्र प्रदेश टैट 2017 L2 के। द ऑथर ऑफ द बुक डेटा, डेटा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भाई ये जो है ये लिखा था यूक्लिड ने। और यूक्लिड ने भाई कई एक्सियम्स भी दी थी जो कि काफी फेमस हैं। जैसे कि एक देते हैं, अगर ए जो है बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर है। ऐसी उसने एक्सियम्स दी थी। ये भी आप देख लीजिएगा कि कौन सी एक्सियम्स थी। कई बार एक्सियम वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं आगे किसी मॉक में वो वाला क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगी, मगर अभी के लिए ये याद रखिए कि ऑथर ऑफ द बुक, किताब डेटा को लिखा था यूक्लिड ने। प्रस्तुत गणित पाठ्य पुस्तकों से संबंधित शैक्षिक मापदंड है। द एकेडमिक स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू प्रेजेंट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक इज, यानी कि गणित की किताबें हैं, ठीक है, गणित की टेक्स्ट बुक जिनसे आप स्कूलों में पढ़ा रहे हो वो किताबें हैं, उनसे रिलेटेड एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है? उनसे रिलेटेड एकेडमिक स्टैंडर्ड ये है कम्युनिकेशन का, यानी व्यक्त करना। जो चीज आप सिखाना चाह रहे हो, जो आप करिकुलम देना चाह रहे हो, क्या वो उन किताबों वो किताबें वो कम्युनिकेट कर रही है, वो चीजें दे रही हैं, वो चीजें बता रही हैं, तो वो ज्यादा इसका मेन आंसर है। इसलिए इसका आंसर जो है वो है कम्युनिकेशन, व्यक्त करना। अंडरस्टैंडिंग तो बच्चे को डेवलप करनी पड़ेगी टीचर के साथ मिलकर। एप्लीकेशन तो फिर वो खुद अप्लाई करके देखेगा, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट जो है ना वो ज्यादा नहीं है। वो स्किल जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर ही आ जाएगा कि वो क्या क्या कम्युनिकेट कर रही है, वो कंटेंट मैटर के बारे में क्या कह रही है, क्या क्या स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है। तो मेनली है क्या वो चीजें देना चाहते हो, जो कि आपने जैसे एनसीएफ 2005 का मैथ्स का भी एक सिलेबस है, तो उसके तहत जो किताब बनी गई है, क्या वो किताब उस चीज को कम्युनिकेट कर रही है, सिखा रही है, बता रही है? तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है। तो इसलिए इसका आंसर 3 है। लिमिटेशन इन एनालिटिकल मेथड, यानी कि विश्लेषण विधि, चीजों को तोड़ तोड़ कर देखना, उसका क्या जो है वो एक लिमिटेशन है, उसकी क्या परिसीमा है? लॉन्ग प्रोसीजर, बिल्कुल सही। ये जो है एक लंबा प्रोसीजर है, चीजों को तोड़ 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 कर आप देखोगे तो वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है। लॉजिकल मेथड, ये तो एक पॉजिटिव बात है, हाँ लॉजिक होता है इसमें, डेवलप करता है ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड, खोजने की अभिवृत्ति, हाँ ये भी करता है। क्लैरिटी इन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, विषय के अवबोधन में स्पष्टता होती है। आप तोड़ तोड़ कर चीजों को देखते हो, टुकड़ों में देखते हो, तो फिर आप कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा समझ आपको पैदा हो जाती है। मगर लिमिटेशन, यहाँ पे कमी बतानी है, तो इसलिए इसका आंसर है लॉन्ग प्रोसीजर, यानी सुदीर्घ विधि। अब हम विश्लेषण विधि के बारे में, मगर अब जब कॉन्सेप्ट आया तो थोड़ा और समझते हैं। देखिए विश्लेषण विधि का अर्थ क्या है। विश्लेषण विधि में किसी तथ्य या समस्या को टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसके खंड इस प्रकार किए जाते हैं कि उनको मिलाने पर वही विषय अपने स्वरूप में लौट आता है। यानी कि आपने जो है एक ट्रायंगल को ऐसे 3 लाइनों में तोड़ दिया और उसके बाद जो है उनको ऐसे जोड़ के आपने देखा कि सम ऑफ 3 एंगल जो है वो 180 आ रहा है और यहाँ पर भी एंगल 180 आ रहा है। तो दोबारा आपने जब तोड़कर जोड़ोगे तो वही चीज आ रही है। तो इसका विशेष तौर पर यूज कहाँ होता है? इस विधि का प्रयोग रेखा गणित में, अलजेब्रा में, रेखा गणित ज्योमेट्री में, अंकगणित अलजेब्रा में, या बीज गणित की समस्याओं का हल करने में किया जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक में, अलजेब्रा में, बीज गणित हो गया भाई अलजेब्रा,
अंकगणित हो गया अर्थमेटिक, रेखा गणित हो गया ज्योमेट्री। इसमें इसकी समस्याओं का हल ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी साध्य को हल करना होता है, हमें कोई चीज हल करनी है, जब रेखा गणित में कोई रचना करनी होती है, यानी कंस्ट्रक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते थे ना, उसके लिए हम एनालिटिकल मेथड यूज करते हैं। अंक गणित में किसी समस्या को हल करना होता है, अर्थमेटिक में तब हम जो है ऐसे चीजों को तोड़ कर देखते हैं, तो जब यूज किया जाता है। अब इसके गुण क्या है, यानी कि इसके पॉजिटिव बातें क्या। यह एक खोज करने की प्रभावशाली विधि है। इसमें छात्र अन्वेषक होते हैं, यानी बच्चा खोज रहा होता है। शिक्षण की एक क्रियाशील विधि है, एक्टिव रहते हैं आप इसके अंदर। इस विधि से प्राप्त ज्ञान में स्पष्टता होती है, यानी चीजों को तोड़ कर देखते हैं तो आप उनके बारे में और गहराई से जान पाते हैं। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। अब क्योंकि आपने और अच्छी तरह जाना है तो जो आपकी लर्निंग होगी वो ज्यादा परमानेंट होगी। अब दोष क्या है, जो कि इस क्वेश्चन में भी पूछा गया था। इस विधि में पर्याप्त समय लगता है, भाई लॉन्ग प्रोसीजर है, टाइम काफी लेती है। प्राथमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से नहीं हो सकता। चीजों को तोड़कर देखने के लिए प्राइमरी लेवल पे करना बड़ा मुश्किल है। इस विधि द्वारा प्रत्येक विषय का शिक्षण नहीं कराया जा सकता। वो तो हर एक विधि का एक दोष ही होता है कि वो सारी चीजों को लेकर नहीं कर सकती, इसलिए तो दूसरी नई विधि डिस्कवर होती है। तो ये आप देख सकते हैं, इस चार्ट को आप और गहराई से पढ़िएगा, अच्छा है ये। गणित शिक्षण अधिगम के लिए यह सॉफ्टवेयर उपयुक्त नहीं है। भाई ये क्वेश्चन जो है मैंने एक और बार देखा, अभी के सीटेट जो हुआ था उसमें आया था जियोजेब्रा वाला, कि वो यूज किया जाता है, वो तो मैथ्स टीचिंग के लिए यूज किया जाता है। मगर देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूजफुल नहीं है। भाई वो जो है ना वो है चिमड्रॉ। ये तो है ना, ये केमिस्ट्री का है। देखिए चेम, इससे नाम से ही आ रहा है ना, केमिस्ट्री के जो हमारे एटम्स वगैरह होते हैं ना, उनकी ड्राइंग के लिए ये यूज किया जाता है। अब देखिए मैथ कैड, इसमें मैथ नाम आ रहा है ना, ये तो गणित के लिए यूज किया जाता है। इक्वेशन ग्राफर, ये भी गणित का ही है। जियोजेब्रा, ये भी गणित का सॉफ्टवेयर है जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। चिमड्रॉ जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है और वो मैथमेटिक्स टीचिंग और लर्निंग के लिए यूजफुल नहीं है, और यही इसका आंसर। विषय निष्ठ प्रश्नों में यह नहीं होता। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सही गलत, एमसीक्यूज, ये सारे, इनमें हमारा कौन सा नहीं होता। अब हमारे जो एमसीक्यूज होते हैं ABCD, उसमें एक चीज आप चुन सकते हैं ना कौन सी सही है, तो वो तो होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव। और हमें बताना है ऑब्जेक्टिव जो नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो नहीं है वो है ऐसे टाइप, क्योंकि आप निबंध लिखते हैं तो उसके अंदर आ जाती है हमारी सब्जेक्टिविटी, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी भावनाएं, और फिर वो जो है आप उनको सही गलत और नंबर आप जो है सब एक जैसा तो नहीं लिखते ना, तो वो जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाते, और इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ पे यही पूछा गया कि ऐसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो होते हैं हमारे एसेट। अब मैचिंग, मिलान भी तो ये है कि एक आंसर जो है वो ऐसे 3 से मैच कर रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर है ना, ये चीज इस चीज से जुड़ी हुई है। सही गलत के नाम आप डंडों पे आप डाल सकते हो। ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स, यानी कि ट्रू या फॉल्स, एग्री या डिसएग्री, तो वो भी इसके अंदर आते हैं, क्योंकि वो या तो 0 है या 1 है। जैसे कि हमारे ऑन और या फिर ऑफ, इस तरीके के स्टेटमेंट जो होते हैं ना वो ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस, वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऐसे टाइप जो होते हैं वो हमारे वस्तुनिष्ठ नहीं होते, क्योंकि वो जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन, अपने भाव, अपने विचार, अपनी सोच, वो सब आ जाती है। अध्यापन बोधन प्रणाली में यह अंतर्निहित नहीं है। द प्लान दैट इज नॉट एन इंटरनल पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, यानी कि आप जो है इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, आप किस तरीके से पढ़ाना चाहते हो, उसमें कौन सा पार्ट नहीं है। भाई लेसन प्लान आप बिल्कुल करते हो एज अ टीचर, आप एक यूनिट के बारे में भी बनाते हो कि मैं ये यूनिट कैसे कैसे पढ़ाऊंगी। एनुअल प्लान भी बनाते हो कि ये क्लास मुझे मिल गई है तो साल भर में मेरा ये कोर्स है। एनुअल प्लान कई बार जो है आपका जो है आपकी अथॉरिटी होती है उससे भी मिला होता है। जैसे कि आपको दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर आपको मिला होता है कि आपको ये सिलेबस ऐसे ऐसे इस महीने ये हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो एनुअल प्लान निर्धारित होता है, इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे करनी है, आपको इस हफ्ते ये वाला सिलेबस करा देना है, ये टॉपिक करा देना है, तो ये सब तो पहले से होता है। करिकुलम जो है ना भैया, ये बड़ी चीज है, शिक्षा प्रणाली, इसके अंदर जो होता है कि आपको कैसे क्या पढ़ाना है, कि क्या पढ़ाना है, करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी, सब इसके अंदर आ जाता है। तो वो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के अंदर नहीं है, वो अलग से ही चीज है, वो एक बड़ी चीज है। इंस्ट्रक्शन प्लानिंग के तहत तो हमारा यूनिट प्लान, लेसन प्लान, एनुअल प्लान, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, वो वाली बातें आती है। तो एक इंटरनल पार्ट नहीं है जो, वो है करिकुलम। ठीक है,
इकाई, पाठ्य, वार्षिक, ये एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। जैसे मैथ्स पढ़ाना है, उससे रिलेटेड आप एक लेसन प्लान, आप मैथ्स पढ़ाना है तो उससे रिलेटेड, यानी तीसरी का मैथ पढ़ाना है तो तीसरी के मैथ में क्या क्या आता है, एक एनुअली प्लान आप देख लेंगे कि पहले मैं 6 यूनिट कराऊंगी इस महीने में, इन 6 महीनों के अंदर, और बाकी 6 यूनिट में अगले 6 महीने में कराऊंगी। फिर आप हर एक यूनिट में आ जाएंगे कि इस यूनिट को मैं इस महीने के अंदर करा दूंगी, उस यूनिट के फिर आप लेसन में आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे कि कैसे कैसे कराऊंगी, क्या क्या एक्टिविटी यूज करूंगी, क्या क्या मटेरियल यूज करूंगी। तो वो सब इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का तहत है, यानी कि कैसे पढ़ाना है, कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है, करिकुलम इसका पार्ट नहीं है। अब हमारे क्वेश्चन आ गए हैं आंध्र प्रदेश टैट 2018 L1 के। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी, गणित यानी परिमाण शास्त्र है, क्वांटिटी से रिलेटेड है कि चीज क्या है, उससे मतलब मात्रा से। तो भाई ये जो स्टेटमेंट दी थी ये एरिस्टोटल ने दी थी, ठीक है, यही इसका आंसर। द एजुकेशनल वैल्यू दैट वाज नॉट शोन इन यूंग्स क्लासिफिकेशन, यूंग वर्गीकरण में यह शिक्षण मूल्य सूचित नहीं किया गया है। भाई यूटिलिटेरियन वैल्यू यानी कि उपयोगी कहाँ कहाँ यूज होता है वो तो बात की गई थी। मैथ्स के और क्या क्या फंक्शन होते हैं ये भी बात की गई थी। मैथ्स यानी कि एक विचार रीति के रूप में गणित, ये भी बात की गई थी। डिसिप्लिनरी वैल्यू यानी अनुशासन का मूल्य, ये कोई बात नहीं की गई थी यूंग की क्लासिफिकेशन में, तो यही इसका आंसर है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि, देखिए ये इंडक्टिव, डिडक्टिव, आगमन, निगमन, एनालिसिस और सिंथेसिस, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, तो इनको, इन चार्ट्स को अच्छी तरह देखिए और करके जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि ये दोबारा इन पे क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। निगमन विधि, अब निगमन विधि के हमें बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अब निगमन जो होती है ना, वो आपको एक फॉर्मूला दे दिया टीचर ने, ठीक है, और उसके बाद आप जो है उसे एग्जाम्पल्स में अप्लाई कर रहे हैं। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे दिया, आप 2+3 का होल स्क्वायर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे याद रखिएगा। अब ये जो है तो आप क्या जा रहे हैं, आप जा रहे हैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, ये इसका आंसर है। देखिए अननोन से नोन की तरफ जाते हैं ना, तो वो जो है वो सिंथेसिस के अंदर जाते हैं, याद रखिएगा, तो ये नहीं है। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये एनालिसिस के अंदर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं, वो इंडक्शन में जाते, तो वो भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। अब हम देखते हैं निगमन विधि के अंदर होता क्या है। निगमन विधि के क्या क्या पद हैं, यानी आप नियम का प्रस्तुतिकरण करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया a+b का होल स्क्वायर, नियमों का प्रयोग करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और सत्यापित करते हैं। गुण यानी कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, ये उच्च कक्षाओं में इसका प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अलजेब्रा में आप बड़े बच्चों को देते हैं, छठी से देने लग जाते हैं ये फॉर्मूले। इस विधि से शिक्षक एवं छात्र दोनों की शक्ति का अपव्यय नहीं होता, क्योंकि आपने जो है फॉर्मूला दे दिया, आपने मिलकर फॉर्मूला नहीं बना रहे, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। इसका विशेष क्या है, निगमन विधि में छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं और उसके पश्चात उदाहरण प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, बिल्कुल यही है। दोष क्या है, अब क्या हो जाता है, अब फॉर्मूला भूल गए तो आप सारी चीजें भूल गए, तो वो तो एक दोष है ना इसका। यह विधि छात्रों को रटने के लिए बाध्य करती है, यही दोष है। छात्रों को तर्क या विचार करने की शक्ति का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि एक फॉर्मूला दे दिया जाता है, मैकेनिकली रूप से आप फॉर्मूले को लिख लिख के करते रहते हैं। छात्रों में खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करती, क्योंकि बच्चे को फॉर्मूला दे दिया, बस वो उसी को रिपीट कर रहा है। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बच्चा जो है पैसिव है और इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया जाता है। आप जो है एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट जा रहे हैं, ठीक है, जबकि आपका होना क्या चाहिए, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप अगर कॉन्क्रीट चीजों से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हो तो लर्निंग थोड़ी परमानेंट होती है और ज्यादा स्थायी होती है। यह विधि केवल उच्च शिक्षाओं के लिए ही लाभप्रद सिद्ध हो सकती है, क्योंकि आप जैसे जैसे मैथ्स जो होता है वो एडवांस होता रहता है, यानी कि आप कॉलेज लेवल पे और पीजी लेवल पे करने लग जाते हैं, तो वो सिर्फ डिडक्शन वाले मेथड यूज होते हैं, चीजें दिख नहीं रही होती, ग्रुप्स हो गए, रिंग्स हो गए, और आप उस पे बेसिस यानी हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे चीजें करते रहते हो, तो वो निगमन विधि के एग्जाम्पल है। तो ये हाई लेवल पे ज्यादा यूज हो सकती है, ऑल्दो ये हमारे मिडिल स्कूल में इसको ये
बच्चों को सिखाने लग जाते हैं, हम इस तरीके से करवाने लग जाते हैं। ज्योमिति भावनाओं के शिक्षण के लिए यह उपकरण उपयोगी है। भाई वो उपयोगी है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड यानी इस तरीके का बोर्ड जिसमें कीलें गड़ी होती हैं और रबड़ से आप जो है वो अलग अलग शेप्स बनाते रहते हैं। आप जो है इससे प्लेन ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट यानी पेरीमीटर हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और आप ट्राइंगल्स की अलग अलग फिगर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं उनके बारे में आप जो है जान सकते हैं, और गणितीय कॉन्सेप्ट्स की आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हो सकती है, क्योंकि आप अलग अलग फिगर ड्रॉ करके देखेंगे और देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बना दूं मैं, तो ऐसे आप जो है वो जान सकते हैं। ग्रिड पेपर तो इस तरीके का हो गया, उसमें तो आप सिर्फ ड्रॉ करेंगे, इतना ज्यादा अच्छी तरह नहीं जान सकते। बुलेटिन बोर्ड पे तो आप कोई चीज लेकर आप चिपका देते हो तो वो होता है। नोटिस बोर्ड, जो स्कूल के नोटिस बोर्ड होते हैं जिन पे इंफॉर्मेशन लगी होती है, तो वो भी इसका आंसर नहीं है। जियो बोर्ड ये गणित से जुड़ा हुआ है, यही इसका आंसर। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी कि आप जो है शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं। शिक्षा प्रणाली नहीं, यहाँ पे करिकुलम यानी कि बड़ी चीज, यानी कि आप बड़ा आपका क्या चीज आप बच्चों को देना चाहते हैं, यानी आप क्या सिखाना चाहते हैं, तो करिकुलम वो चीज होती है। तो इसमें से एक पार्ट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी उपयोगी तो है, यानी आप जो सिखाना चाहते हैं वो उपयोगी होगा, तभी तो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं। कोरिलेशन, आपका करिकुलम यानी कि आपने हिंदी का सिलेबस, करिकुलम एक बड़ी चीज है बेटा, उसके अंदर एक चीज आती है सिलेबस। सिलेबस भी होता है पाठ्यक्रम, जो यानी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। करिकुलम के अंदर ओवरऑल एक्सपीरियंस आते हैं। करिकुलम यानी शैक्षिक चीजों से रिलेटेड और अशैक्षिक चीजों से भी रिलेटेड, यानी स्पोर्ट्स हो गया, ये सब भी हो गया, और कई चीजें हिडन करिकुलम भी होती है जो कि दिखती नहीं है। ऐसी विचारधाराएं, ऐसी चीजें जो कि आप एक स्कूल में जाते हैं तो आप अपने आप सीख लेते हैं, यानी कि जैसे कि आप देखिए किसी कॉन्वेंट स्कूल में चले गए, क्रिश्चियन स्कूल में चले गए, तो उनका हिडन करिकुलम यानी आपको अपने आप ही सिखा देगा कि वो ऐसी विचारधाराएं और ऐसी सोच, मतलब जिसपे वो आधारित होंगे, यानी आप उनके कैरल्स वगैरह और भी चीजें जो है वो सीख जाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन आप इसको सिलेबस वाली टर्म में देख सकते हैं, यानी एक विषय दूसरी चीज से रिलेटेड हो। ये तो जरूरी है कि ऐसा हम करिकुलम बनाए, यानी आप सब चीजों को रिलेटेड हो, ऐसे अलग अलग ज्ञान ना हो, सब चीजें जुड़कर मिलकर बन के चले। बाल केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चा तो है वो हमारा सेंटर है, उसी के चारों ओर हमें शिक्षा फिट बिठानी है। स्पाइरल अप्रोच ये कोई नहीं है, यही इसका आंसर है। स्पाइरल उपागम, वैसे स्पाइरल ये होता है, देखिए इस तरीके से, जैसे कि आप रजिस्टरों में लगता है ना, उस चीज को कहते हैं कि आप एक कदम आगे चढ़े, फिर नीचे वाले को कंसोलिडेट करें और फिर आगे बढ़े। स्पाइरल अप्रोच की बात जो की थी ना, वो ब्रूनर ने की थी। ठीक है, मगर यहाँ पे है कि हमारा करिकुलम कंस्ट्रक्शन में यूटिलिटी, कोरिलेशन, चाइल्ड सेंटर्डनेस ये ज्यादा बढ़िया आंसर है, ये कम बढ़िया आंसर है, तो इसलिए हम इसको चूज करके लगा देंगे। द एकेडमिक स्टैंडर्ड टू बी टेस्टेड थ्रू द फॉलोइंग टेस्ट आइटम। शो कीजिए 3 को 4 से गुना करके नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन 0 और यहाँ है 3 और यहाँ है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब बच्चे से कहा गया है कि यहाँ 12 पे शो करे, तो आप क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करेगा, विजुअलाइज करेगा, यानी प्रातिनिध्य करेगा और दृश्यकरण करेगा। यही इसका आंसर है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यानी विजुअलाइज सोच रहा है और चीज को ऐसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट दर्शा रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। प्रूफ कोई वो इसके अंदर दे नहीं रहा, कम्युनिकेट कुछ बता नहीं रहा, कनेक्शन नहीं है इसके अंदर, तो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, यानी दर्शाना ज्यादा है, तो वही इसका आंसर। अब है एपीटेट 2018 L1 तेलुगु मीडियम वाले क्वेश्चन। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। भाई इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात है, ठीक है, जैसे हमने देखा था क्वांटिटी की बात आई थी तो हमने एरिस्टोटल कह दिया था। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात आई है, तो भाई ये जो कहा है कि आप जो है डायरेक्ट मेजर नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्ट मेजर कर रहे हो, ये बात जो की थी ये ऑगस्ट कॉम्टे ने की थी, ये इसका आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक देखिएगा। अफेक्टिव डोमेन के अंदर, यानी कि जो हमारे संवेगों से रिलेटेड डोमेन है, उसका हाईएस्ट लेवल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब हमारा अफेक्टिव लेवल डोमेन जो था ना, इसकी एक टेक्सोनोमी दी थी जो कि क्रैंथहोल ने दी थी, और उसमें सबसे पहले था हमारा, आप इसे याद कर सकते हैं R² वोक से, तो उसमें C यानी कैरेक्टराइजिंग सबसे ऊपर है, ठीक है, चरितार्थ वो सबसे ऊपर है, वही इसका आंसर है। और बाकी ये जो दे रखे हैं ना, इमिटेशन, नेचुरलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो नेचुरलाइजेशन है ना वो हमारा साइकोमोटर डोमेन, यानी कि जो आपकी मांसपेशियों से आधारित डोमेन है ना, उसका सबसे हाईएस्ट लेवल है, इसमें आप देख सकते हैं नेचुरलाइजेशन। और इसकी जो दी थी ना ये टेक्सोनोमी, ये दी थी हमारी हैरो ने, ठीक है।
अब हम पहले देखते हैं अफेक्टिव डोमेन, यानी कि आपके संवेदों से आधारित। रिसीव करना, यानी कि आप किसी चीज को रिसीव करते हो, सुनते हो, ठीक है। आप पैसिव हो, आप किसी चीज संवेद को, आप कोई जैसे रिएक्ट कर रहा है आप उसे सुन रहे हो, ठीक है। आप फिर रिस्पॉन्ड करती हो, यानी कि आप कुछ रिस्पॉन्स देते हो, इंक्वायरी, रिस्पॉन्स। वैल्यू, आप किसी उस संवेग से आधारित उस चीज को वैल्यू करते हो, यानी अगर आप किसी चीज से अफेक्ट हो रहे हो तो आप वैल्यू कर रहे हो उसको, ठीक है। आप उससे इंपॉर्टेंस आपको लगती है तो आप उससे इंपॉर्टेंस को अटैच करोगे। अगर आपको कोई चीज बढ़िया नहीं लग रही, मतलब कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, तो आप उससे वैल्यू अटैच नहीं करोगे। फिर आप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करोगे, एक्सेप्ट करोगे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को, कंपेयर करोगे रिलेटेड वैल्यूज को, ठीक है। फिर एंड में आप जो है इंटरनलाइज कर लोगे और बिलीव्स को अपनी वैल्यू के अंदर, ठीक है। ये होता है हमारा आर स्क्वायर वोक। और इसकी बात अफेक्टिव डोमेन के अंदर की, ये जो है ना नेचुरलाइजेशन, इमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये है हमारे साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड, यानी कि आपके किसी चीज के, जैसे कि मांसपेशियां जिसमें रिलेटेड होती है, जैसे स्विमिंग सीखना, साइकिल चलाना, उससे रिलेटेड। इसके अंदर आप इमिटेट करोगे, आप किसी को देखोगे, ठीक है, और इमिटेट करोगे उसके एक्शन। आप मैनिपुलेट करोगे, आप खुद करके करने की कोशिश करोगे। प्रिसीजन, आप जो है आप एग्जैक्ट उस तरीके से करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे। आप फिर आर्टिकुलेट करोगे, यानी कि आप वो चीज है उस स्किल को विदाउट गलती परफॉर्म कर दोगे और एक हार्मोनियस वे में करोगे, यानी आप एफर्टलेसली उसे परफॉर्म करोगे। और नेचुरलाइजेशन, यानी कि आपने वो जो स्किल सीखी है आप उसको और जगह पर भी उसको अप्लाई करने लग जाओगे, तो वो कहलाएगा नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन तो हमारा साइकोमोटर डोमेन का हाईएस्ट लेवल है। हमें अफेक्टिव डोमेन, कैरेक्टराइजेशन यानी चरितार्थ कर जाना, तो वो जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। तो वही इसका आंसर है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंडक्टिव मेथड, यानी आगमन विधि के क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब आगमन के अंदर जो होता है ना, आप जो है एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, ठीक है। आप कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि रूल तो एब्स्ट्रैक्ट है, वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। आप जो है जो आपको पता है, नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। वैसे नोन से अननोन अगर आए ना ज्यादा पेपर में बेटा, इन्होंने जो है वो दूसरा और तीसरा दोनों को ऑप्शन में आंसर दे रखा है, मगर आप जब आए तो नोन टू अननोन, उसको जो है ना एनालिसिस में डालना, यानी विश्लेषण, एनालिसिस में डाल देना भाई। और जब आपका अननोन टू नोन आए तो उसको सिंथेसिस में डालना, डिडक्टिव में मत डालना, ठीक है। ये ज्यादा सुटेबल आंसर है। अब हम देखते हैं इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। आगमन विधि के क्या गुण है। रोचक है, वह मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, स्वयं के प्रयास के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि आप जो है वो एग्जाम्पल से एक रूल का कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। स्वयं के प्रयास के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, निरीक्षण शक्ति का भी विकास करती है, तर्क शक्ति का विकास करती है, सरलता से नियम निर्माण करती है। आपने जो है इस ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड किया, आपने इस ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड किया, आपने ऐसे ही इस ट्राइंगल के ऐड किया, और बाद में आपने कह दिया कि किसी भी शेप का ट्राइंगल हो, सबके एंगल, तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। आपने ये एक रूल बना लिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होगा हमारा आगमन विधि का। उच्चतर कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि उच्चतर शिक्षाओं के लिए, कक्षाओं के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन। सीखने में स्वयं समय एवं शक्ति का अत्यधिक अपव्यय होता है। अब ऐसे ये रूल, आप एक एक चीज की थ्योरम को आप ऐसे ऐसे करके बनाने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, सभी विषयों का शिक्षण नहीं किया जा सकता। भाई ये तो हर एक विधि का है कि कोई भी विधि जो है वो अपने आप में परफेक्ट नहीं है, उसके दोष तो हैं ही, इसलिए तो नई नई विधि बनी है। अब इसमें क्या विशेष बात है, क्या पॉजिटिव बात है। गणित शिक्षण की आगमन विधि एक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक है। इस विधि में छात्र उदाहरण द्वारा किसी सामान्य नियम का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आगमन विधि के मुख्य रूप से 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल, जो कि यहाँ पे उल्टा दे रखा था इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी नोन टू अननोन। वैसे इसका ज्यादा ये आंसर नोन टू अननोन वाला है ना भाई, उसमें एनालिसिस में लगा के आना, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर क्या जो है, आप कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हो, और वही इस क्वेश्चन का आंसर जो है ज्यादा मुझे सही लगा, ये इसका आंसर है। प्रिंसिपल से एग्जाम्पल की तरफ नहीं जाते, वो तो डिडक्शन में जाते हो, वो तो निगमन विधि में जाते हो। दिस शोज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लर्निंग एज पर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे ज्यादा लर्निंग जो है वो किससे हमारी होती है, ठीक है,
वो हमारी होती है हमारी डायरेक्ट पर्पसफुल एक्टिविटी। ये सबसे नीचे होती हैं, आप खुद करके सीख रहे होते हैं, कुछ सामान को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, तो वो होती है ये हमारी एक कोन है जिसमें आप जो है सबसे नीचे कॉन्क्रीट होता है और सबसे ऊपर जाते हुए आप एब्स्ट्रैक्ट तक चले जाते हो, जो अमूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चीजों को लेकर आप यूज करते हो। नीचे आपका मूर्त होता है और सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ लर्निंग जो होती है वो हमारी डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस से होती है, क्योंकि वो ज्यादा स्थायित्व होती है, आप उसमें खुद जुड़े हुए होते हो, आप मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से आप खुद करके देख रहे होते हो, तो वो ज्यादा स्थायी रूप से आपको याद रहती है। यही बात है कि करके जो आप चीजें करते हो तो वो आप कम भूलते हो। वर्बल सिंबल से, किताबों से पढ़ के और या फिर सिर्फ सुन सुन के तो वो आप भूल जाते हो। तो वही एक इसका कारण है कि डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा आपको जो है जिंदगी के, कहते हैं ना, जिंदगी के ऐसे ऐसे धक्के खा के आप सबसे ज्यादा सीखते हो। वो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस तो नहीं, मतलब आपने धक्के खाया तो वो आपने एक्सपीरियंस किया, तो वो आपको सबसे ज्यादा सिखाते हैं। तो वही इसका आंसर है। सेकंड स्टेप राइटिंग लेसन प्लान में क्या है, हर्बर्टेरियन अप्रोच के तहत। अब हर्बर्ट ने हमारी एक अप्रोच दी थी, लेसन प्लान आप कैसे लिखते हैं और कैसे कैसे काम होता है। उसने कहा था कि हमारे ये हर्बर्ट जो थे ये हमारे जर्मन फिलोसोफर थे और उन्होंने 5 स्टेप की बात की। सबसे पहले होती है प्रिपेयर करके जाना, जिसके अंदर आप कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं तो आप उसमें लिखते हैं ना प्रिपरेशन, प्रीवियस नॉलेज, की बच्चे को अगर मैं जमा सिखा रही हूँ तो उसको गिनती तो आती ही होगी। उसके बाद आप क्या करते हैं, उस सामान को प्रेजेंट करते हैं कि ऐसे ऐसे करा आपने, मतलब ये चीज मुझे करनी है, ऐसे ऐसे मैं करूंगी, पहले ये करूंगी फिर ये करूंगी, आप लेसन प्लानिंग में लिखते हैं ना। उसके बाद आप एसोसिएशन और कंपैरिजन करते हैं, चीजों को देखते हैं कि कौन चीज कहाँ से क्या जुड़ी हुई है, ये सब दिखाते हैं, ठीक है। फिर जनरलाइजेशन, यानी कि चीजों को जनरलाइज करवाते हैं। और एंड में आप एप्लीकेशन, यानी कि क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि जो कुछ आपने सिखाया उसके एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट, यानी उस पर रिलेटेड एक्सरसाइज देते हैं। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं लेसन प्लानिंग के। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन, पूर्व ज्ञान को जानना, प्रेजेंट करना नए ज्ञान को, एसोसिएशन और कंपैरिजन करना, नए ज्ञान को एसोसिएट करते हुए आगे बढ़ते रहना, जनरलाइजेशन स्थापित करना कि जो ज्ञान है वो यही है और ये जनरलाइज्ड अमाउंट ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस हुई है। और उसके बाद एप्लीकेशन, यानी आप इसको कहाँ का अप्लाई कर सकते हो। इसमें पूछा है कि हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, तो सेकंड स्टेप है वही हमारा प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। अकेडमिक स्टैंडर्ड टू बी टेस्टेड थ्रू द फॉलोइंग टेस्ट आइटम, यानी कि एक टेस्ट आइटम दिया है कि आपको ये नंबर शब्दों में लिखना है। 7253, 7253। तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप क्या उसे रिप्रेजेंट विजुअलाइज कर रहे हो, यानी कि आप 2D 3D में नंबर लाइन पे वो सब कर रहे हो, नहीं वो तो नहीं कर रहे। आप कोई प्रूफ दे रहे हो रीजनिंग का, नहीं वो भी नहीं कर रहे। आप कनेक्शन स्थापित कर रहे हो, नहीं। आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप जो है उसको रिटर्न वर्ड्स में उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को लिख रहे हो। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है हमारा कम्युनिकेशन। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। ऐसे ही मैं मैथ्स पेडागोजी के भी थोड़े बहुत मॉक लाती रहूंगी ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस बनी रहे। ये इस एग्जाम की आंसर की है, आप देख सकते हैं। बच्चों, मैथ्स पेडागोजी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको नेग्लेक्ट मत करना कि इसके क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, ऐसे मत करके जाना। हर इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसकी रिवीजन होनी बहुत जरूरी है। तो उस कॉन्सेप्ट्स को, उन पार्ट्स को रिवाइज करते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।